नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में नहा के आए हैं और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी। हम तूफानों से टकरा के आए हैं और सपने को सच में बदलने के लिए ही तो हम अपनों को छोड़कर आए हैं। नमस्कार, मैं धीरज, आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और यूपीपी की लाइव प्रैक्टिस सेशन क्लास में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। चलिए मैं सेशन शुरू करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा कंप्लीट इसे देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन से जब आप एक बार देखते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि 17 की घात 19, 23, 29 ऐसे पावर्स लगे हैं और इनको सॉल्व करना थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मैं इन्हें कितना बेसिक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं एक को इग्नोर करूंगा क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा है इकाई का अंक, और आपको पता है कि इकाई अंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि 4 की साइक्लिकसिटी हर डिजिट पर लागू होता है। तो 4 की साइक्लिकसिटी चेक करने के लिए मैं इन 3 नंबर्स को चेक करता हूं, 19 की पावर 23 की पावर 29, और इसमें मैं जब 4 से भाग लगाऊंगा तो आप जानते हैं 19 को लिखा जा सकता है 20 - 1 की पावर 23 की पावर 29, और जब इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये परफेक्ट कट जाएगा और -1 की पावर 23 की पावर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 29। और आपको पता होना चाहिए कि -1 की घात यदि ऑड है तो मुझे पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1, और कभी रिमाइंडर आपका निगेटिव आता है तो भाजक को जोड़ दिया जाता है, यानी 4 जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि 7 की घात 3 और 7 की घात 3 का इकाई अंक होगा 3। बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 99 है, प्लस 90 एंड सो ऑन, इस तरीके क्वेश्चन में है, एंड सो ऑन 99 की पावर 99 को 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 99 इसका लास्ट डिजिट है और इसका फर्स्ट डिजिट है 1। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों का सम करेंगे तो 1 और 99 को ऐड करेंगे तो 100 होगा, और 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर किसी नंबर से परफेक्ट डिवाइड हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और इसके पहले का टर्म अगर आप नोटिस करेंगे तो 98 की पावर 99 होगा, और इसे 2 के साथ जब इंक्लूड करेंगे तो फिर से ये 100 हो जाएगा, और 100 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। और 97 की पावर 99 को अगर मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्म बनता चला जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पे 50 की पावर 99 ये बच जाएगा। कुल मिला के इसे ही 100 से डिवाइड करना है, और आपको पता है कि 50 की घात अगर 2 ही होता तो 2500 होता, और 2500 100 से परफेक्ट डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे 50 की पावर 99 है तो ये निश्चित रूप से 100 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो मेरा कहने का मतलब छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हुआ, इसलिए मुझे एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये 25% ही इसका प्रॉफिट है।
25% का लाभ होता है यदि उसे वस्तु को बिक्री पर 44.80 का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ से इस प्रश्न के भीतर आप नोटिस करेंगे कि 25% की वैल्यू ही 44.80 है और मुझसे पूछा है लागत मूल्य, यानी दोनों तरफ आप 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 179.2 रुपये। यही क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग in 60 seconds at a speed of 72 km/h. The time taken by the train to cross an electric pole. मेरा कहने का मतलब है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर प्लेटफार्म को और इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना टाइम ये लेगी। तो यहाँ से एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर आगे बढ़ रही है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी एक सेकंड में ये ट्रेन 20 मीटर जा रही है, लेकिन मुझे 180 मीटर प्लेटफार्म को क्रॉस करना है तो 20 मीटर के लिए इसे 1 सेकंड चाहिए। तो 180 मीटर के लिए इसे केवल 9 सेकंड चाहिए और 60 सेकंड में कोई ट्रेन 180 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 9 सेकंड यूटिलाइज कर दिया तो जो 51 सेकंड बचेगा उसमें उसने क्या पार किया होगा, इलेक्ट्रिक पोल को। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझ चुके होंगे। देखिए गणित कठिन नहीं है, बस आपके दिमाग में ये एक भ्रम बैठ चुका है कि मुझे गणित नहीं आती, और ये भ्रम इसलिए आपके दिमाग में है क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है, आप चीज़ों को सोचने का प्रयास ही नहीं करते। केवल और केवल क्वेश्चन देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नहीं लगता चाल बराबर दूरी बटा समय लगा दो अगर रेलगाड़ी का सवाल है तो, लेकिन आपने कभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास ही नहीं किया। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए, बी और सी 32 दिन, 48 दिन और 29 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। फिर ए ने काम छोड़ दिया और उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को सी द्वारा पूरा किया गया। पूरे काम के लिए 6840 रुपये दिए गए तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो ए किसी काम को 32 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में और सी उसी काम को 29 दिन में करता है, और आप इन तीनों का लेते हैं एलसीएम, और जैसे ही आपने एलसीएम लिया बस सवाल आपकी लाइफ में बहुत कठिन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एलसीएम से बनाने का प्रयास करेंगे तो शायद ये 5 क्वेश्चन का समय आपका खुद ही ले लेगा। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ए को काम करना चाहिए था 32 दिन, लेकिन इसने किया 4 दिन, यानी कितना हिस्सा काम किया, 4/32, और परसेंट में इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये 12.5% हो जाएगा। अब 4 दिन के बाद जब काम छोड़ दिया तो काम अब बी और सी ने कंटिन्यू रखा, और बी और सी ने एक एक काम करने के बावजूद भी 8 दिन तक काम किया, यानी बी 4 दिन पहले किया था और सी के साथ मिलकर भी 8 दिन किया, यानी बी 12 दिन काम किया, और 12 दिन काम करेगा, 48 दिन इसे करना चाहिए था, यानी कितना % काम कर दिया। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि इसने काम कर दिया 25%। अगर ये दोनों मिलकर 12%, 12.5% और 25% काम करते हैं तो आप कहेंगे कि दोनों मिलकर 37.5% काम करते हैं। तो बचा काम आपका 62.5%, और 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू एक बच्चा भी जानता है कि 5/8 होती है, और 5/8 जब होती है तो कुल कार्य के लिए इसे जो पैसा दिया गया है ये दिया गया है 6840 रुपये, 6840 रुपये। तो 8
28 64 और यहाँ से बचेगा आपका कितना 4, 8 45 और 8 45 और गुणा करेंगे 55 25 55 25 और 25 2 27 और 5 8 40 और 40 2 42, यानी 4275 रुपये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है a + 4b = 17 और क्वेश्चन में दिया गया है 2ab = 17। तो आपसे पूछा गया है mod a - 4b का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और वैल्यू सोचना शुरू कर देते हैं। वैल्यू पुटिंग से निश्चित रूप से अलजेब्रा होती है, लेकिन आप कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर b की वैल्यू मैं 1/2 ले लूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 17 और यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 17 × 1/2 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा। और यही वैल्यू अगर यहाँ उठा के रखेंगे 1/2 तो ये पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे जब मैं रखूँगा, सॉरी क्वेश्चन एक बार मैं चेक करता हूँ, यही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ 19 होना चाहिए था और यहाँ पे 19 है और जब मैं यहाँ से b की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो a की वैल्यू 17 हो जाएगी और 17 में मैं 2 को ऐड करूँगा तो 19 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया। जब यहाँ a की वैल्यू मैं 17 रखूँगा और यहाँ पे b की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो ये 2 हो जाएगा। 17 से 2 को माइनस करेंगे तो 15, यही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मेरे प्रैक्टिस सेशन की क्लास रेगुलर अपडेट तरीके से जो प्रोवाइड कराई जाएगी उसके लास्ट में मैं मेंसुरेशन 3D के एक प्रोडक्ट की परिचर्चा करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन यानी छिन्नक। देखिए, छिन्नक क्या होता है। शंकु आपने देखा होगा, जो बर्थडे की टोपी होती है उसे हम बोलते हैं शंकु, और शंकु को अगर हम ऊपर से काट देंगे तो जो बचा हुआ भाग होगा, ऊपर के भाग को काट के अगर हम अलग कर देंगे तो जो बचा हुआ भाग होगा उसे छिन्नक बोला जाता है। और छिन्नक की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार होती है। छिन्नक में यहाँ एक वृत्त होगा और यहाँ पर भी एक वृत्त के आकार का शेप होता है और ये छिन्नक की होती है हाइट, इसे बोला जाता है h, और ये छिन्नक की होती है स्लांट हाइट जिसे बोले जाता है L। तो छिन्नक में सबसे पहले आपको मैं छिन्नक का वॉल्यूम बताऊं तो 1/3 पाई, अगर इसे हम R1 मान लें और इसे मान लें R2 तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ये छिन्नक का हो जाएगा वॉल्यूम। और अगर छिन्नक का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसके जो वक्र है, वक्र का मतलब जो झुका हुआ भाग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो झुका हुआ भाग देखिए ये L है और ये भी L है, त्रिज्या की वैल्यू है यहाँ पे, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया। और एक इसमें होता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ से पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और नीचे देखेंगे तो ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसका, ये एक वृत्त है और यहाँ पर जो भाग है ये भी एक वृत्त है। तो अगर दो वृत्तों का क्षेत्रफल मैं इसमें ऐड करूंगा तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, और इसे मैं परफेक्ट सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L
और पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। और यही होता है छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं स्लांट हाइट निकालने की बात करूं तो स्लांट हाइट अगर देखें तो अगर इसे मैं यहाँ से मिला दूं तो ये अगर R2 है या R है तो यहाँ से ये कितना होगा, R2 होगा, और ये पूरा कितना है, R1। तो ये जो भाग बचेगा ये बचेगा R1 माइनस R2। और ये छिन्नक की है हाइट, तो ये h होगी। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R1 और R2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और यही छिन्नक का होता है स्लांट हाइट। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा।